हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ के बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स। 10 न्यूमेरिकल मैं आपको कूलम्स लॉ के करा रहा हूं इस लेक्चर में। हर तरह का न्यूमेरिकल पिक किया है। आपके कूलम लॉ के न्यूमेरिकल्स की सारी टेंशन खत्म हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद। लेकिन अगर आपको कूलम्स लॉ नहीं पता तो फिर आपको इन न्यूमेरिकल्स को करने का कोई फायदा नहीं है। तो इससे पहले वाला लेक्चर देख लो जाके, जहां पर कूलम्स लॉ बताया गया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताया गया है। उसके बाद आप इसको लेक्चर को अटेंड कर सकते हो। बट यार कूलम्स लॉ तो बड़ी बेसिक सी चीज है, सबको ही पता होता है। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, 2 पॉइंट चार्जेस 5 माइक्रोकूलम एंड -8 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। तो यहां पे हमारे पास दो चार्जेस हैं। नहीं, ये चार्जेस नहीं है, ये लाइन है। हमारे पास यहां दो चार्जेस है। एक तो हो गया ये हमारा +5 माइक्रोकूलम, दूसरा हमारा चार्ज हो गया -8 माइक्रोकूलम। देखो बिल्कुल ही सिंपल बेसिक से क्वेश्चन से शुरुआत कर रहा हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा वार्म अप दिया जा सके पहले टॉपिक का, और कूलम लॉ भी एक बार रिवाइज हो जाए। तो ये दो हमारे पास चार्जेस हैं, +5 माइक्रोकूलम और -8 माइक्रोकूलम, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। तो बोला है कि भाई इनके बीच में फोर्स निकालो। अब कूलम्स लॉ मैं आपको रिवाइज करा देता हूं एक बार। कूलम्स लॉ क्या होता है? F = K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। वैक्यूम के लिए हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो वैक्यूम में K की वैल्यू होती है, वैक्यूम के लिए K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। तो कूलम लॉ क्या है? कूलम लॉ दो चार्जेस के बीच की फोर्स निकालने का फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला ये है कि F = अगर आपके चार्जेस वैक्यूम में रखे हो या फ्री स्पेस में रखे हो, तो आप इस लॉ से, इस फॉर्मूले से उनके बीच की फोर्स निकाल सकते हो। F = एक कांस्टेंट लगा लो, 9 × 10⁹। ऑब्वियसली इस कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और Q1 Q2 दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो फोर्स हो गई F = 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1। Q1 है 5 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6 इंटू -8। अब यहां पे हम सिर्फ 8 लिखेंगे। अब ये समझने वाली बात है, ये छोटी छोटी चीजें हैं बस। देखो बच्चों, हम निकाल रहे हैं यहां पे फोर्स का मैग्नीट्यूड, और माइनस जो है वो डायरेक्शन के लिए होता है, फोर्स के नेचर के लिए होता है। बट हमें पता लग ही गया ना कि एक चार्ज माइनस है, दूसरा प्लस है, तो भाई इनके बीच की जो फोर्स है वो क्या होगी? अट्रैक्टिव होगी। तो अगर इनके बीच की फोर्स अट्रैक्टिव है तो हमें नेचर पता चल गया। अब हमें मैग्नीट्यूड के लिए माइनस की जरूरत नहीं है, तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, -8 नहीं रखेंगे, +8 रखेंगे। एंड दिस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। 12 को मीटर में चेंज किया, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करके, उसके बाद इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है? आर स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे हम इसको, तो जितना कट रहा है काट दो। 8 इंटू, देखो 9 × 5 × 8, ये जो 10 के पावर्स के बिना वाली टर्म्स हैं इनको एक साथ लिख लिया। नीचे 12 का स्क्वायर है तो 12 × 12 लिख लिया। 10 की पावर्स को सब एक साथ सॉल्व कर दो। 9 - 6 -3 +4, यहां पे सिर्फ 10 बचेगा। तो अब इसको सॉल्व कर लो, ये न्यूटन में आपका आंसर आ जाएगा। 4 × 2 4 × 3 3 × 3 3 × 4 2 × 2.5 × 10, यानी कि आंसर है 25 न्यूटन। और फोर्स है अट्रैक्टिव इन नेचर, फोर्स है अट्रैक्टिव इन नेचर। तो ये सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपके वार्म अप के लिए। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। धीरे धीरे लेवल उठाते रहेंगे ना। पहला क्वेश्चन इजी, फिर और मुश्किल, फिर और मुश्किल, फिर और मुश्किल। मुश्किल तो खैर कुछ भी नहीं है कूलम्स लॉ में, लेकिन लगता है बच्चों को। और कूलम लॉ का क्वेश्चन मुश्किल लगने का सिर्फ एक कारण है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। अगर आपको कूलम्स लॉ का क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है तो इसका मतलब है आपका जो कॉन्सेप्ट है ना क्लास 11th का, वेक्टर्स, वो कॉन्सेप्ट वीक है। अगर आप वेक्टर्स पे काम करोगे, वेक्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ लो, पूरे फिजिक्स में दुखी रहोगे अगर नहीं पढ़ा होगा तो। वेक्टर जितना अच्छे से पढ़ा होगा, फिजिक्स उतनी बेटर समझ में आएगी। अगर वेक्टर्स वीक है
तो यार इसमें तुम दिमाग ना खराब करो, अभी अपना टाइम ना वेस्ट करो, पहले क्लास 12th का सिलेबस बंद कर दो, 2-4 दिन पहले वेक्टर्स को बहुत अच्छे से समझ लो, उसके बाद तुमको क्लास 12th का पूरा सिलेबस बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और कूलम लॉ में भी वेक्टर भर भर के यूज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, two charges 10 microcoulomb and minus 5 microcoulomb are separated by a distance of 8 centimeter in a medium with a dielectric constant of 2। अब पूरा फॉर्मूला क्या था कि मीडियम में जो चार्जेस के बीच की फोर्स थी, जो के होता है ना बच्चों, इतना तो बेसिक आपको पता ही होगा, जो कूलम लॉ हमारा वैक्यूम में है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी फ्री स्पेस यानी वैक्यूम और एयर की एक प्रॉपर्टी है। अगर चार्जेस किसी और मीडियम में रख दिए जाएं, सेम चार्जेस उठा के उतने ही डिस्टेंस पे किसी और मीडियम में रख दिए जाएं, सब कुछ सेम रहेगा ना पूरे फॉर्मूले में, ये बदल जाएगा क्योंकि ये मीडियम की प्रॉपर्टी। इस बार हमारे जो चार्जेस हैं वो एक मीडियम में रखे हैं, तो हम उस मीडियम की उसकी इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को एप्सिलॉन एम ले लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा मीडियम के लिए ये, तो और रिवाइज करा दूं, एप्सिलॉन एम होता है के इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो एफ एम हो जाएगा 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ठीक, सो अब वैल्यूज पुट करो, फोर्स हमको निकालनी है। और अगर मैं K को बाहर ले लूं, देखो FM, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं ना, इसको मैं लिख सकता हूं 1/K, और अंदर मेरा बच जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की तो हमको वैल्यू पता होती है, 9 × 10⁻⁹। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर दो उठा के, तो चलो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। FM हमको निकालना है, तो FM होगा 1/K, K है 2, तो 1/2 इंटू 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। Q1 है 10 माइक्रोकूलम, तो 10 × 10⁻⁻6 इंटू Q2 है -15, माइनस नहीं लगाएंगे, 15 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? डिस्टेंस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया और उसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि नीचे होता है R स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो जो सॉल्व करके आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो ये हो जाएगा मेरा 9 × 15 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 64 इंटू 64, नीचे और कुछ नहीं बचा ना, 2 × 64, ऊपर 9 × 15। अब 10 की पावर सॉल्व कर लो, 10 - 6, ये टोटल -12, तो 10 की पावर -2, नीचे से आएगा 10 की पावर +4, तो 10 की पावर हो जाएगा 2। तो सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया। कुछ कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है ना, बड़ी ही गंदी सी वैल्यूज दी हुई है यहाँ पे, तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। तो 9 × 15 ये हो गया मेरा 135 डिवाइडेड बाय 128 इंटू 10 की पावर 2। ठीक है, 100 को आप चाहो तो 128 से काट के जो फाइनल आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक, समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। Two similarly equally charged identical metal spheres A and B repel each other with the force of this, a third identical। अच्छा, इसके लिए आप पहले एक कॉन्सेप्ट समझो। अभी क्वेश्चन पढ़ के मैं क्वेश्चन पूरा आपको समझाता हूं, लेकिन सबसे पहले हमको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। इसके लिए वो कॉन्सेप्ट क्या है जरा ध्यान से देखना। जैसे यहां पे मेरे पास एक मेटल स्फीयर है, यहां पे मेरे पास एक और मेटल स्फीयर है, इन दोनों पे
चार्जेस अपने को मालूम है, इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2। अगर इन दोनों को हम कांटेक्ट में लाके, इन दोनों को कांटेक्ट में लाके सेपरेट कर दें तो क्या होगा, चार्ज इन पे रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर हम इनको कांटेक्ट में लाके सेपरेट कर दे तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और हर एक पे चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। हर एक पे चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। और ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है, चाहे ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हो, चाहे दोनों नेगेटिव हो, चाहे एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, चाहे एक पे चार्ज हो दूसरी बॉडी न्यूट्रल हो। ठीक, फॉर एग्जांपल मैं इसमें कुछ वैल्यूज ले लेता हूं। सपोज Q1 की हम वैल्यू ले लेते हैं 2 माइक्रोकूलम और इसकी वैल्यू ले लेते हैं -3 माइक्रोकूलम। अब इन दोनों को कांटेक्ट में लाके सेपरेट कर दिया, तो सेपरेट करने के बाद दोनों पे बराबर चार्ज होगा और वो चार्ज कितना होगा, 2 प्लस -3 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि -1/2 माइक्रोकूलम। माइक्रो में लिया था ना, तो -1/2 माइक्रोकूलम। समझ में आई बात? तो इस कॉन्सेप्ट पे ये है, आप पॉज करके नोट कर लो, मैं इसको हटा रहा हूं बट ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लो हट जाता हूं, हटने की क्या जरूरत है आपको, तो इसको बोर्ड ही दिख रहा होगा, तो पॉज करके नोट कर लिया ना, नहीं करा तो वापस जाके पॉज कर लो। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो यहां पे हमारे पास दो मेटल स्फीयर्स थे, एक मेटल स्फीयर ये रहा, थोड़ा छोटा बना लेते हैं, एक मेटल स्फीयर ये रहा, और आइडेंटिकल थे तो ऐसा ही एक और बना लिया हमने, एक मेटल स्फीयर ये रहा, इक्वली चार्ज है एंड दे रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ, इक्वली चार्ज है, मान लेते हैं इस पे चार्ज है Q, तो इस पे भी चार्ज कितना होगा Q, और मान लो इनिशियली ये R डिस्टेंस पे रखें, मान लो ये R डिस्टेंस पे रखें, तो इनके बीच की जो फोर्स होगी वो ये है ना, इनके बीच की फोर्स अपने को पता है, तो वो दी हुई है क्वेश्चन में। इनके बीच की जो फोर्स है वो फोर्स कितनी है, 2 × 10 रेज़ टू पावर, मतलब 2 × 10, तो 2 × 10 का मतलब है कि 20 न्यूटन, इक्वल टू ये फोर्स होगी कितनी, K Q1 Q2, बट Q1 और Q2 तो दोनों बराबर है, तो Q² डिवाइडेड बाय R²। आगे पढ़ते हैं। अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज स्फीयर C इज टच्ड टू A, एक और ऐसा ही स्फीयर लेकर आए, अरे बीच में हमको रखना पड़ेगा, चलो इनके बीच की जरा मैं 1 मिनट दूरी बढ़ा दूं, इनको जुदा कर दें जरा, ये ठीक है। और एक तीसरा अनचार्ज स्फीयर लेकर आए हम, अनचार्ज मतलब ये एक तीसरा हम स्फीयर लेकर आए, हमने उसको A पे टच किया, ये वाला हमारा स्फीयर A है, ये A और B हमने नाम दिया इस क्वेश्चन में इन स्फीयर्स को, ये हमारा स्फीयर A है और ये हमारा स्फीयर B है, हमने इसको A पे टच किया और मिड वे लाके रख दिया, मिड में लाके रख दिया, मतलब कि ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया अपना R/2 और ये डिस्टेंस भी अपना कितना हो गया R/2, ठीक, मिड में लाके रख दिया। तो अब सोचो आप, अभी अभी आपको जो कॉन्सेप्ट बताया था उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। सोचो इस पे चार्ज है Q, इस पे चार्ज था 0, तो दोनों पे कितना चार्ज हो जाएगा, 0 + Q डिवाइडेड बाय 2, दोनों पे चार्ज हो जाएगा Q/2, है ना। ये टच करके सेपरेट करने पे दोनों पे चार्ज हो जाएगा Q/2, तो इस पे भी अपन लिख दें Q/2, इस पे भी हम लिख दें Q/2 और इस पे भी चार्ज हो गया Q/2, ठीक है। प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट पे हमने रख दिया R/2 पे। कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन C, अब इस C पे हमको निकालनी है नेट फोर्स। तो इस डायग्राम को जरा अपन एनालाइज करें कि ये क्या होगा। इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखो, यहां पे हमारे पास एक चार्ज है Q/2। देखो फिजिक्स जो है ना कॉमन सेंस से होता है, बच्चे देख के ही डर जाते हैं कि अभी अभी क्या करना होगा, कॉमन सेंस लगानी है और कुछ कभी करना ही नहीं होता फिजिक्स में, कॉमन सेंस के अलावा कुछ लगता ही नहीं। यहां पे चार्ज है Q, यहां पे चार्ज है Q/2। अगर आपको कूलम्स लॉ पता है और आपको यह पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो फिर तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, फिर तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर ही लोगे। इस पे नेट फोर्स निकालनी है। सोचो ये चार्ज क्या करेगा, उसको ए क्या करेगा, ए इसको धक्का मारेगा, रिपेल करेगा इधर, ठीक है। मान लो एक फोर्स से F1 से, और बी क्या करेगा, बी भी धक्का मारेगा क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये ज्यादा तेज मारेगा। क्यों? अरे भाई क्योंकि सेम डिस्टेंस पे है पर मैग्नीट्यूड में बड़ा है।
अब सेम डिस्टेंस पे है लेकिन मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बी की जो कूलम फोर्स होगी वो ज्यादा होगी सी पे एज कंपेयर टू जो ए की कूलम फोर्स है। ठीक, तो जो नेट फोर्स होगी ना एफ नेट ऑन सी, उसको एफ सी हम नाम दे देते हैं, वो फोर्स क्या होगी F2 माइनस F1। अब या तो तुम ये बोल लो कि भाई वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट लगा है, नहीं तो कॉमन सेंस लगी है, कॉमन सेंस लगी है, और क्या लगा है, कॉमन सेंस है। इधर फोर्स ज्यादा है इधर कम है तो नेट फोर्स होगी, ये वाली F2 कह रही है इधर जा, F1 कह रही नहीं उधर जा, तो नेट फोर्स क्या होगी बेचारे पे F2 माइनस F1। और F2 क्या होगा, इन दोनों के बीच की फोर्स, इन दोनों के बीच की फोर्स होगी K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस है R बाय 2 माइनस F1, F1 है A और C के बीच की फोर्स, A और C के चार्जेस है Q बाय 2 अपॉन R बाय 2 का स्क्वायर, तो ये फोर्स होगी। ठीक है, ये फोर्स होगी। अब हमने क्या करना है, इसको सिंपली हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कहां गया व्हाइट, ये। तो ये आर स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो 4 बाय आर स्क्वायर, 4 बाय आर स्क्वायर आ गया बाहर। और क्या कॉमन आएगा, के भी कॉमन आएगा, और क्या कॉमन आएगा, क्यू स्क्वायर भी कॉमन आएगा। और यहां पे क्या बचेगा, पहले वाले में बचेगा 1/2, दूसरे वाले में बचेगा 1/4। 1/2 माइनस 1/4 इज 1/4, सो 4k क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू 1/4। तो ये हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, आंसर आएगा k क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू अपने को पहले से दी हुई थी 20 न्यूटन। तो इनके बीच की, यानी इनके बीच की नहीं सॉरी, सी पे जो नेट फोर्स होगी, ये पूरा काम करने के बाद कि उसको ए पे टच किया और फिर उसको मिडवे प्लेस कर दिया, तो जो नेट फोर्स होगी वो कितनी होगी, 20 न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट, 2 पॉइंट चार्जेस plus 4e and plus e are fixed at a distance a apart। यहां पे 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक चार्ज है प्लस 4e, दूसरा चार्ज है प्लस e। दे आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस a, इन दोनों के बीच में दूरी, डिस्टेंस कितना है a। Where should a third charge q be placed on line joining the two charges so that it may be in equilibrium। अरे बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चन से बच्चे बिना वजह स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कॉमन सेंस से होगा। सारे क्वेश्चन फिजिक्स में कॉमन सेंस से होते हैं, फॉर्मूला तो बेचारा ऐसे ही है टाइम पास के लिए। अब आपको कूलम लॉ एक फॉर्मूला बता दिया इस चैप्टर की, अगर मैं बात करूं कूलम लॉ बता दिया, k q1 q2 बाय आर स्क्वायर। बच्चे फॉर्मूले बड़ा फोकस करते हैं, फॉर्मूले याद करते रहते हैं, याद करो अच्छी बात है, लेकिन फॉर्मूला लगाने से कुछ नहीं होता है। कॉन्सेप्ट जब तक आपको क्लियर नहीं है, जब तक कॉमन सेंस आप यूज नहीं कर रहे हो, लॉजिक यूज नहीं कर रहे हो, फॉर्मूला 10 बता दूं यूज नहीं कर पाओगे। अब एक फॉर्मूला k q1 q2 बाय आर स्क्वायर, दुनिया भर के न्यूमेरिकल्स है, तो फॉर्मूला आपको याद भी है तो भी नहीं हो पाएगा। लॉजिक भी प्रैक्टिस से डेवलप होंगे, तो लॉजिक और प्रैक्टिस, ये नहीं कि अंधाधुन प्रैक्टिस करे जा रहे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। तो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं वो तो एग्जाम में आपको आ गए, लेकिन जो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस नहीं करे, कोई नया क्वेश्चन आ गया तो आप अटक गए, क्योंकि आपने लॉजिकली क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करे, आपने समझा नहीं है उस क्वेश्चन की डेप्थ को। तो लॉजिकली सारी चीजें सोचें, एक साइंटिस्ट की तरह सोचो, जिसने ये सब बनाया है तो वो क्या सोचता है यार, बिना लॉजिक के थोड़ी ना चीजें उसने बनाई होंगी। अब यहां पे हमारे पास एक 4e चार्ज है, एक e चार्ज है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो कह रहा है कि एक तीसरा चार्ज रखना है q, तो वो कहां रखें, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस, यानी इसी लाइन पे रखना है। तो वो कहां रखें कि वो तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि दोनों तरफ उस पर फोर्स बराबर हो, यानी उसको अगर उस जगह पे लाके रख दो तो वैसे हिले ना, वहां पे पड़ा रहे, तो उस पे जो फोर्स है वो दोनों तरफ क्या हो, बराबर हो।
तो यार ये तो छोटू सा चार्ज है ये तो बहुत छोटा चार्ज है ना, और ये इससे 4 गुना बड़ा चार्ज है। तो ये भी उस तीसरे वाले चार्ज पे और 4e भी उस तीसरे वाले चार्ज पे इक्वल फोर्स लगाएगा। ये तो तभी पॉसिबल है जब वो चार्ज इसके ज्यादा करीब होगा, पास होगा। लॉजिकली है यार, लॉजिकली सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। जब वो चार्ज इसके ज्यादा पास होगा, प्लस ये दोनों पॉजिटिव हैं और वो भी पॉजिटिव है, तो जब वो चार्ज इन दोनों के बीच में कहीं होगा, सोचो 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 सोचो, मान लेते हैं ये वाला चार्ज होता पॉजिटिव और ये वाला चार्ज होता नेगेटिव, मान लो। फिर हमको अगर तीसरा चार्ज इक्विलिब्रियम में लाना है, तो अगर मैं उसे यहां रखता कि भाई सर ने बताया था छोटे वाले के पास होना चाहिए, तो आंखें बंद करके यहां रख दिया। अरे बाबा कॉमन सेंस, तीसरा वाला चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज को ये 4e क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये प्लस ही क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस प्लस क्यू पे तो दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हो जाएंगी, तब थोड़ी इक्विलिब्रियम में आएगा। तो इनके साइन मैटर करते हैं। अब अगर मैं इस प्लस क्यू को यहां रखूं तो बात बन सकती है, ये माइनस ही क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ये 4e क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। और क्योंकि ये छोटे वाले के ज्यादा पास है, तो चांस है कि ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएं। ऐसे सोच लो, फिजिक्स क्या है इसके अंदर। तो फंडा क्या है, फंडा ये है कि अगर ये दोनों चार्जेस सेम साइन के हों तो तीसरा चार्ज इनके बीच में कहीं रखा जाता है, और अगर ये दोनों चार्जेस अपोजिट साइन के हों तो तीसरा चार्ज बीच में नहीं रखा जाता है। पर वो तीसरा चार्ज आता हमेशा छोटे वाले के पास है, ऑब्वियसली। दोनों सेम साइन के होंगे तो तीसरा यहां होगा, दोनों अपोजिट साइन के होंगे तो तीसरा यहां होगा, लेकिन होगा हमेशा छोटे वाले के पास। ठीक, तो यहां पे हमने इसको लाके रख दिया। तो इस वाले चार्ज को ये करेगा अपनी तरफ नहीं, ये इसको रिपेल करेगा इधर, और 4e वाला रिपेल करेगा इधर। तो हमने एक ऐसी पोजीशन पे रखा है कि फोर्सेस दोनों की क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो मान लेते हैं ये जो चार्ज q है ये यहां से x डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो इधर से इसका डिस्टेंस कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस है a, तो ये डिस्टेंस हो गया a माइनस x। अब चार्ज q पे जो फोर्सेस है F1 और F2 वो क्या है, बराबर है। तो इन दोनों को बराबर रखें, F1 और F2 को। F1 की वैल्यू क्या होगी, K Q1 Q2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब यहां से जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो। देखो Q से Q कट जाएगा, E से E कट जाएगा, K से K कट जाएगा। तो ये होगा 4 अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। अब ऐसे बहुत क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे, तो ध्यान रखना कि इन क्वेश्चंस में तुम इस स्टेप के बाद स्क्वायर मत खोल देना, क्योंकि इनमें वैल्यूज ऐसी दे रखी होती हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स हों। अब आपको क्या करना है, दोनों तरफ का रूट लेना है। तो रूट लिया तो यहां 2 बचेगा, और यहां पे a माइनस एक्स बचेगा, और यहां पे x बचेगा। 1 का रूट तो 1 ही होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 2x इक्वल टू a माइनस एक्स, तो 3x इक्वल टू a, x इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 3। तो ये आपका फाइनल आंसर है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, ये जो x वेरिएबल है तो हमने लिया है, तो चाहे आप मैथ्स कर रहे हो, फिजिक्स कर रहे हो, जो आपका जो स्टेटमेंट रहता है ना, फाइनल स्टेटमेंट जो रहता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जब इसको एग्जाम में इस आंसर को लिखोगे तो आपकी एक फाइनल स्टेटमेंट होगी कि दैट इज, या देयरफॉर थर्ड चार्ज Q should be placed at a distance of a by 3 from, अब ये डिस्टेंस कहां से आया है, x हमने कहां से लिया था, E से लिया था ना, तो फ्रॉम प्लस E चार्ज।
तो इस तरीके की एक फाइनल स्टेटमेंट टीचर जरूर ढूंढेगा आपके पेपर में। तो यही छोटी छोटी चीजें जो है ना, इससे आपके नंबर बनेंगे। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना। बच्चे क्या करेंगे, इस वाले स्टेप पे इसको छोड़ आएंगे आंसर को। तो कोई दिलदार टीचर होगा तो वो मार्क्स दे देगा, लेकिन मैक्सिमम टीचर्स क्या करेंगे, आपके मार्क्स काटेंगे, क्योंकि वो फाइनल स्टेटमेंट ढूंढते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना। अब ये लॉजिक से आगे कई क्वेश्चंस हैं जो आप करोगे, एक दो और मैं ले आऊं इस टाइप के, लेकिन बुक्स में आपको मिल जाएंगे। लॉजिक आपको समझ में आया ना, तो ये अप्लाई करना। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। 2 पॉइंट चार्जेस दिस आर प्लेस 10 सेंटीमीटर ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये देखो एक और क्वेश्चन आ गया वैसा। ये है +6 माइक्रोकूलम एंड -8 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अपार्ट। ये दोनों चार्जेस जो हैं वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रख दिए गए हैं, 10 सेंटीमीटर अपार्ट on the same straight line. Where should a third charge Q3 be placed on the same line so that the system remains in equilibrium? तीसरा चार्ज कहां रखें कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। अब ये समझो बात को, पिछले क्वेश्चन में बोला था कि तीसरा चार्ज कहां रखें कि वो चार्ज खुद इक्विलिब्रियम में रहे। यहां पे बोला है कि तीसरा चार्ज कहां रखें कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। अब सिस्टम मतलब क्या, एक तो जो चार्ज हमने रखा वो, और दूसरे ये दोनों चार्जेस। अब सोचो 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 सोचो, हमने एक तीसरा चार्ज, सब लॉजिक है और कुछ भी नहीं है, हमने एक तीसरा चार्ज रैंडमली देखते हैं, यहां पे हमने एक तीसरा चार्ज Q3 रख दिया, ठीक है। अब Q3 मान ले पॉजिटिव है, Q3 मान ले पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव चार्ज इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज भी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये तो इक्विलिब्रियम में आने से रहा, क्योंकि भाई जब इस पे दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में होंगी तो ये इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा। इसका मतलब है कि तीसरा चार्ज अगर पॉजिटिव है तो बीच में नहीं रखा जा सकता। मान लेते हैं तीसरा चार्ज नेगेटिव है, तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये +6 माइक्रोकूलम क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो लग तो रहा है ये इक्विलिब्रियम में आएगा। इसी तरीके से तीनों को इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है ना। इसका सोचते हैं, ये -8 वाला इसको रिपेल करेगा और +6 वाला अट्रैक्ट करेगा, नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब नेक्स्ट सोचते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम अब बीच में तो पॉजिटिव चार्ज ना जम नहीं रहा ना नेगेटिव जम रहा है। अब हम सोचते हैं कि यहां पे, क्योंकि यार इक्विलिब्रियम के लिए एक बात तो पक्की है ना कि जो तीसरा चार्ज होगा वो छोटे वाले के ज्यादा पास होगा, तो छोटा वाला जो है ये छोटू है। तो यहां पे हम तीसरा चार्ज लाके हमने रख दिया पॉजिटिव +Q3। लेट अस से तीसरा वाला चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, खुद इससे रिपेल होगा और इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये इक्विलिब्रियम में आ सकता है, कंडीशंस बन रही। इस प्लेसमेंट की वजह से ये वाला रिपेल होगा और इससे ये अट्रैक्ट होगा, गड़बड़ हो गई। अब ये इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता, तो ये भी निकाल दो। अब हम लास्ट चीज ट्राई करते हैं कि ये तीसरा वाला यहां रखा है और नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, वो नेगेटिव उसको रिपेल करेगा, वो नेगेटिव उसको रिपेल करेगा। तो ये इसकी कंडीशंस बन रही हैं। अच्छा, +6 वाले की बात करें तो Q3 नेगेटिव है तो इसको अट्रैक्ट करेगा, -8 नेगेटिव है तो वो भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी इक्विलिब्रियम में आ सकता है, बन गई लग रहा है बात। और -8 की बात करें तो -8 को 6 वाला अट्रैक्ट करेगा और -Q3 रिपेल करेगा। तो बात बन गई कि तीसरा वाला चार्ज क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए और +Q माइक्रोकूलम की तरफ होना चाहिए। ये है हमारा पोजीशन Q3 का। ये बोला है ना, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ Q3। तो Q3 का साइन अपने को पता चल गया कि Q3 क्या होना चाहिए, Q3 होना चाहिए नेगेटिव। अब मैग्नीट्यूड कैसे होएगा, ठीक है, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड। तो मान लेते हैं यहां से ये R डिस्टेंस पर है, तो -8 वाले से ये कितने डिस्टेंस पे हो गया बच्चों, 10 + R, ठीक है।
अब हमारे पास दो वेरिएबल है बच्चों निकालने के लिए, एक r है एक q3 है, और इक्वेशंस कई बन सकती हैं क्योंकि ये भी इक्विलिब्रियम में है, ये भी इक्विलिब्रियम में है, और q3 तो है ही इक्विलिब्रियम में। तो चलो बनाए हम सबसे पहले हम +6 माइक्रोकूलम वाले पे नेट फोर्स निकालते हैं। तो +6 माइक्रोकूलम वाले को ये रिपेल करेगा q3, ये फोर्स हम ले लेते हैं F1, और -8 वाला भी सॉरी -q3 क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस फोर्स को ले लेते हैं F1, -8 वाला भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसको ले लेते हैं F2, F1 और F2 को इक्वेट कर देते हैं, एक वेरिएबल तो यहां से आ जाएगा। ठीक है, वेरिएबल नहीं आएगा, एक इक्वेशन बन जाएगी। चलो इक्वेशन बनाते हैं। एक काम करते हैं, और आसान काम अपने को मिल गया कि अगर मैं Q3 पे ही नेट फोर्स निकाल दूं तो Q3 कैंसिल हो जाएगा, Q3 पे भी तो नेट फोर्स 0 है, तो +6 माइक्रोकूलम वाले की जो फोर्स है Q3 पे वो है K Q3, ये डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, इक्वल टू 8 माइक्रोकूलम वाले की जो फोर्स है Q3 पे वो है K Q3 8 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय 8 से इसका डिस्टेंस कितना है 10 प्लस आर। ठीक है, 10 प्लस आर का स्क्वायर। K से K कट गया, देखो Q3 से Q3 कट गया, तो एक वेरिएबल अपन ने कम कर लिया। ठीक, 6 का हो गया अपना 2 के टेबल से काटेंगे 3 और इसको काटेंगे 4। अब यहां पे परफेक्ट स्क्वायर 4 है, 3 नहीं है, बट 3 का रूट भी हमको पता ही होता है, तो अगले स्टेप में हम इसको लिख लें, ये इक्वल टू 2/10 प्लस आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 10√3 प्लस √3 आर इक्वल टू 2r। ठीक है, तो 10√3 इक्वल टू आर कॉमन ले लिया, 2 माइनस √3, तो आर की वैल्यू आ गई 10√3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस √3। ठीक है, ये किस में चल रही थी यूनिट हमारी, सेंटीमीटर में, तो ये हमारा आंसर आ गया इतना सेंटीमीटर। आप रैशनलाइज कर दो, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दो, तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके ये बनेगा 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, झंझट खत्म, नीचे आ गया 1, तो 20√3 प्लस 30, 20 इंटू 1.73 प्लस 30। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है आर, देखो कितने डिस्टेंस पर है, वो कितने डिस्टेंस पर है 17.3, 34.6 प्लस 30, 64.6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। ठीक, तो ये अपना आंसर आ गया डिस्टेंस का। अब आपको चाहिए Q3 का मैग्नीट्यूड। तो Q3 के मैग्नीट्यूड के लिए आप क्या करो, अभी हमने नेट फोर्स किस पे ली थी, Q3 पे, आप नेट फोर्स ले लो किसी और पे, मान लो 6 माइक्रोकूलम वाले पे नेट फोर्स ले लेते हैं, तो 6 और Q3 के बीच की फोर्स होगी K Q3 इंटू 6 डिवाइडेड बाय इनके बीच का डिस्टेंस R, और R हमारा आ चुका है 64.6 का स्क्वायर। ठीक है, वैसे तो ये डिस्टेंस को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहिए, बट दोनों तरफ ही डिनोमिनेटर में सेंटीमीटर ही होगा तो बात बन जाएगी, चलेगा। अब 6 और 8 के बीच की फोर्स होगी K 6 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 8 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस 10 का स्क्वायर। और सिंपली इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लो और आपको Q3 की वैल्यू मिल जाएगी। काफी कुछ यहां पे कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो आपको K की वैल्यू मिल जाएगी, Q3 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेना।
कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, two small spheres each having mass m kg and charge q coulomb are suspended from a point by insulating threads L मीटर लॉन्ग। ये 1 नहीं है, L है, नहीं तो हमारा क्वेश्चन में मैच नहीं करेंगी वैल्यूज। L मीटर लॉन्ग बट ऑफ नेग्लिजिबल मास, थीटा इज एंगल ईच थ्रेड मेक्स विद द वर्टिकल, प्रूव दैट दिस। देखो बच्चों क्या है यहाँ पे, अब आपको लगेगा यही सब चीजें देख के बच्चे कहते कूलम लॉ के क्वेश्चन डिफिकल्ट है। अरे कूलम लॉ के क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, इस क्वेश्चन में कूलम लॉ का तो कोई फंडा ही नहीं है। इस क्वेश्चन में सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कूलम लॉ क्या होता है, और ये पता होना चाहिए कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, वो तो सबको ही पता होता है। बाकी सारे फंडे तो क्लास 11th के हैं, वेक्टर्स के, लॉज ऑफ मोशंस के हैं। तो बेसिक जो है क्लास 11th का वो आपको हमेशा तंग करेगा अगर आपका क्लियर नहीं है। तो यहां पे बोला है कि दो इंसुलेटिंग थ्रेड से पॉजिटिव चार्ज स्फीयर जो है वो हैंग कर दिए, तो ऑब्वियसली वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी, ये हमारा सिस्टम हो गया। ठीक है, अच्छा, दोनों का मास दिया हुआ n kg, कहीं जरूरत होगी क्वेश्चन में, और दोनों का चार्ज है q। ठीक, एंड इंसुलेटिंग थ्रेड्स हैं, यानी थ्रेड्स में कोई वो मेटेलिक वो नहीं है, नहीं तो चार्ज लीक कर जाता ना। दोनों की लेंथ है L मीटर, ये भी L मीटर है, ये भी L मीटर है। तो इक्विलिब्रियम आ गया। अब इक्विलिब्रियम क्यों आएगा, जरा ध्यान से देखो। इक्विलिब्रियम क्यों आएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्जेस है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब रिपेल करेंगे तो ऐसे सेट हो जाएंगे, है ना, रिपेल करते करते एक दूसरे से दूर जाते जाते ऐसे सेट हो जाएंगे। तो ऐसे एकदम वर्टिकल तो हो नहीं जाएंगे, क्योंकि और भी फोर्सेज हैं। तो वो सारी फोर्सेज जब इक्विलिब्रियम ले आएंगी तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन होगी कि वर्टिकल से हर एक थ्रेड का जो एंगल है वो थीटा बन रहा। ठीक, इस पे चार्ज है Q, इस पे भी चार्ज है Q। तो अब देखें जरा क्या क्या फोर्सेज हैं। अब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, किसी एक पे मैं फोर्स उठा लूं, इस पे तो ये कूलम लॉ की फोर्स होगी, रिपल्सिव फोर्स इधर। ठीक, थ्रेड के अलोंग होगी टेंशन T, ये थ्रेड के अलोंग होगी टेंशन, और mg। ये सब अगर आपको नहीं पता तो बड़ी दिक्कत की बात है, ये क्लास 11th में पूरा सिखाया गया था। अब ये इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का मतलब है अभी कंपोनेंट्स बनाओ फोर्स के। बच्चों ये सब पता होना चाहिए, अब कंपोनेंट सोच के दिमाग नहीं खुजाना। फोर्स F जो है वो x एक्सिस में है और ये mg y में है, T जो है ना x में है ना y में है, तो T के कंपोनेंट्स बनाए जाएं। अगर ये एंगल थीटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये भी थीटा हुआ, तो ये कंपोनेंट हो गया T cos थीटा, और ये कंपोनेंट हो गया T sin थीटा। और ये इक्विलिब्रियम में है, तो यानी लेफ्ट वाली फोर्स राइट वाली के बराबर होगी, यानी F जो है वो T sin थीटा के बराबर होगी, और mg जो है वो T cos थीटा के बराबर होगी। थोड़ा थोड़ा आंसर हमारा आने लगा है। आंसर में कहीं पर भी जो चीज प्रूव करनी है वहां टेंशन नहीं है, तो टेंशन को काट दो, इन दोनों को डिवाइड कर दें, T से T कटेगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा tan थीटा हो जाएगा, और यहां पे बचेगा F डिवाइडेड बाय mg, F डिवाइडेड बाय m इंटू जी। ठीक है, और F क्या होगा, अच्छा F क्या होगा, देखो ये L है तो बेस क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मान लो ये बेस है x, ठीक है, छोटी सी ट्रिग्नोमेट्री की चीज लगा लो यहां पे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस नहीं है सॉरी, अगर ये एंगल थीटा है तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा। x इक्वल टू L साइन थीटा। नीचे देखो आ रहा होगा लिखा हुआ कि अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड नोट्स चाहिए या आगे पीछे और लेक्चर से रिलेटेड नोट, वर्कशीट, स्टडी मटेरियल जो भी चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया भी हुआ है, तो उसको जाके ज्वाइन कर लो। वहां पे तुमको इस लेक्चर से रिलेटेड आगे पीछे बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, और इस साल और बहुत सारा मटेरियल डाल दूंगा, तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल चैनल है, जाके ज्वाइन कर लो। एडवर्टीजमेंट नहीं थी ये, किसी और की, अपनी खुद की थी। चलो आगे हम पढ़ाई शुरू करें। तो x इक्वल टू एल साइन थीटा, f इक्वल टू x इक्वल टू एल साइन थीटा। f क्या है, k, k इज 1 अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 दोनों बराबर हैं डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। तो R का स्क्वायर मतलब क्या, R क्या है, R है x का डबल। x तो सिर्फ इतना डिस्टेंस लिया था ना, तो R ये पूरा हो गया ना, ये डिस्टेंस, इसका डबल। तो यहां पे हो जाएगा 2x का स्क्वायर यानी 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर, 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इस f की वैल्यू को उठा के यहां पे पुट कर देना है। तो पुट कर देते हैं, tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, f की वैल्यू उठा के यहां पे पुट कर दी हमने, q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में यहां पे पहले से क्या था डिनोमिनेटर में mg, ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या था mg, m नहीं लिखा जा रहा मेरे से आज, mg, ठीक है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अगर तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही आ जाएगा जो यहां पे हमको प्रूव करना है। देयरफॉर q स्क्वायर इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सबसे पहले आप लिख दो 4mg L स्क्वायर, देखो ये रहा 4mg L स्क्वायर, तो सबसे पहले हमने लिख दिया 4mg L स्क्वायर। आगे क्या है, आगे है साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा, बिल्कुल सही बात है, साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा, और फिर क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये रहा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो साथ में हमने इसको ब्रैकेट में डाल दिया बिल्कुल एज इट इज ताकि उससे मैच हो जाए, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हेंस प्रूव्ड हो गया जी ये। तो 12th का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, सिर्फ एक कूलम्स लॉ था, वो तुमको पता ही है। ये सारा 11th का फंडा लगा है, वेक्टर्स, लॉज ऑफ मोशन, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से तुमको आनी चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जरा। 2 पार्टिकल्स ईच हैविंग मास 5 ग्राम एंड चार्ज 1 into 10 यानी 10 कूलम स्टे इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। यार 10 कूलम बहुत ही ज्यादा बड़ा चार्ज होता है, 10 नहीं होगा, यहाँ पे कुछ पावर जो है वो गड़बड़ हुई है, तो हम इसको -6 मान लेते हैं, ठीक है। 2 पार्टिकल्स ईच हैविंग मास 5 ग्राम एंड चार्ज दिस स्टेज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल विद अ सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर बिटवीन देम। ये हॉरिजॉन्टल टेबल है, यहां पर एक पार्टिकल है, यहां पर एक पार्टिकल है, और 5 ग्राम का पार्टिकल है, चार्ज है उस पर 10 की पावर -5 कूलम। 5 ग्राम का पार्टिकल है, चार्ज है 10 की पावर -5 कूलम, और कूलम भी पावर में चढ़ा दिया मैंने। और दूसरा भी 5 ग्राम का पार्टिकल है और 10 की पावर -5 कूलम, ठीक। स्टेज इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल विद अ सेपरेशन 10 सेंटीमीटर बिटवीन देम। इनके बीच की जो सेपरेशन है वो क्या है 10 सेंटीमीटर, इनके बीच की सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टेबल एंड पार्टिकल इज सेम। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टेबल एंड पार्टिकल इज सेम। अब ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहां से आ गया, अब फिर वही 11th वाला हिसाब किताब। किसी भी क्वेश्चन में अगर आप देखो कि कूलम्स लॉ जो है वो बहुत उसका कम यूज है और सारे क्लास 11th के फंडों का ज्यादा यूज है। अब अगर आपकी क्लास 11th वीक होगी, आपको लगेगा यार 12th में तो पता नहीं क्या क्या आ गया, चैप्टर 1 ही इतना डिफिकल्ट है, तो आपको क्लास 11th पे फोकस करना चाहिए, चाहे आपका थोड़ा डिले हो जाए क्लास 12th का सिलेबस, अभी भी कोई देर नहीं हुई है, हफ्ता 10 दिन लगा लो पहले क्लास 11th के सिलेबस, ठीक। अच्छा, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब क्या है बच्चों, देखो देखो हो क्या रहा है, यहां पे दोनों पार्टिकल्स के जो चार्जेस हैं वो सेम हैं, ठीक है। ये इसका चार्ज और इसका चार्ज सेम है, तो ऑब्वियसली इन दोनों को एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए, बट क्वेश्चन में लिखा है इक्विलिब्रियम में, यानी एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहे। तो अगर मैं इसमें से कोई भी एक पार्टिकल उठाऊं, उस पे इधर कूलम की रिपल्सिव फोर्स है, तो ऑब्वियसली उसको रोक कौन रहा है, फ्रिक्शन रोक रहा है, क्योंकि रफ टेबल है, तो फ्रिक्शन की वजह से वो रुका हुआ है, और इक्वेशन हमारी ये बनेगी कि जो फ्रिक्शन है वो कूलम्बिक फोर्स के बराबर है। अब फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे पार्टिकल है, इस पे नीचे फोर्स लग रही होगी mg, इस पे ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा n, तो फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू n, और n होगा mg के बराबर, है ना। n किसके बराबर होगा,
एन mg के बराबर होगा, क्योंकि ये पार्टिकल वर्टिकली तो मूव नहीं कर रहा है, तो वर्टिकल फोर्सेस इसकी बराबर होंगी। और फॉर्मूला आपको नहीं याद तो मैं याद करा देता हूं कि फ्रिक्शन जो होता है वो म्यू इंटू एन यानी कि नॉर्मल कंपोनेंट होता है, और ये हो जाएगा मेरा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो हमको यही कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, म्यू इंटू एम 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 5 ग्राम 5/1000 है ना, केजी में चेंज कर दिया, इंटू जी को 10 ले लेते हैं, ये हो गया 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू था 10 की पावर -5 का स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर -10 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस था 10 सेंटीमीटर, मीटर में होगा 1/10 0.1 जिसका स्क्वायर होगा ये। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इजीली आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिल जाएगा। 10 की बहुत सारी पावर्स हैं यहाँ पे, ये इससे ये कट गया, और बता देता हूं मैं, ये हो जाएगा मेरा 9/5 ऊपर चला गया 100 इधर से चला गया, और उधर 10 की पावर -10, और क्या पड़ा हुआ था उधर 10 की पावर, ये -2 उधर जाएगा तो इधर पड़ा हुआ था हमारा 10 की पावर -8 + 1 10 पड़ा हो गया ना, यहाँ पे 10 पड़ा है, तो ये बचा। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अपने को मिल गया, काफी ज्यादा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ रहा है। अच्छा, चार्ज मैंने अपने हिसाब से ले लिया था। ठीक है, तो 9/5 हो गया आपका 1.8 इंटू 10 की पावर 3, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया 1.8 इंटू 10 की पावर 3। समझ गए? तो 11th का कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़े। A charge Q is divided on two objects. What should be the value of charge on two objects so that the force between the objects can be maximum? क्या कह रहा है कि जैसे यहां पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं और एक चार्ज हमने लिया Q, जिसका कुछ हिस्सा इसको दे दिया और चार्ज का कुछ पार्ट इसको दे दिया। मान लेते हैं इसको हमने Q दे दिया, ठीक है, कैपिटल Q में से मान लो स्मॉल q इसको दे दिया, तो इसके हिस्से कितना आया, इसके हिस्से आया इतना। तो कह रहा है कि where what should be the value of charge on two objects so that the force between the objects can be maximum। ये Q की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि इन ऑब्जेक्ट्स के बीच की फोर्स क्या हो, मैक्सिमम। तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है, ऑब्जेक्ट्स के बीच की फोर्स मैक्सिमम होगी, उसके लिए मैक्सिमम मिनिमा लगाना पड़ेगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये कॉन्सेप्ट आप क्लास 12th में पढ़ोगे आगे जाके। मान लेते हैं हमने इनको r डिस्टेंस पे रखा है, मैं समझा देता हूं अभी। तो इनके बीच की फोर्स होगी k q इंटू क्यू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, अब मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट क्या है, मैक्सिमम मिनिमा का, सॉरी एक पे q है ना, स्मॉल q, मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट ये है कि डिफरेंशिएशन के अंदर एक टॉपिक रहता है मैक्सिमम मिनिमम, जिसमें आपको निकालना होता है कि किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है और वो फंक्शन जिस वेरिएबल का है उस वेरिएबल की किस वैल्यू के लिए उस फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है। कॉम्प्लिकेट नहीं करते इसको, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, जैसे यहां पे हमारे पास फोर्स एक फंक्शन है किसका, क्यू का, क्योंकि कैपिटल क्यू तो कांस्टेंट है, स्मॉल क्यू का फंक्शन है ये, आर भी कांस्टेंट है। यही हम निकालना चाहते हैं कि अगर इन ऑब्जेक्ट्स को एक फिक्स डिस्टेंस पे रख दें, कि डिस्टेंस फिक्स कर दिया, तो क्यू कैसे डिवाइडेड हो कि इनके बीच की फोर्स मैक्सिमम हो। तो हमें स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए एफ मैक्सिमम हो। उसका प्रोसीजर क्या रहता है, उसका प्रोसीजर क्या रहता है, देखो डिटेल में समझने के लिए इस टॉपिक को कि प्रोसीजर मैं बता देता हूं कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है। अभी वो मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट में हम नहीं जाते, मेरा उस पर अलग से वीडियो है, वो आप देख सकते हो, मैक्सिमा एंड मिनिमा सर्च कर लेना, मेरे नाम से आपको मिल जाएगा अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो। बट मैं आपको शॉर्ट में यहां पे बता देता हूं कि अगर आपको किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो उसको वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 रख दो। तो df/dq क्या होगा, इसके पीछे का लॉजिक है, तो मैंने कहा उसके लिए आप वीडियो देख लेना। तो k/r² इंटू यहां पे लगेगा डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल, ठीक है ना, स्मॉल q एज इट इज, इसका डेरिवेटिव कैपिटल Q का डेरिवेटिव 0, इसका 1,
प्लस Q माइनस क्यू एज इट इज इंटू क्यू का डेरिवेटिव 1। ठीक है, अब अगर आप इसको जब सॉल्व करोगे, इसको जब आप खोलोगे तो k बाय आर स्क्वायर इंटू -2q प्लस q। तो आप डेरिवेटिव निकाल लो, सबसे पहले डेरिवेटिव निकाल लो और फिर उस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो इसको इक्वल टू क्या करें हम, 0 पुट कर दें, k बाय आर स्क्वायर -2q प्लस q इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करके आएगा q इक्वल टू 2q, और हमें स्मॉल q की वैल्यू चाहिए क्योंकि वही हमारा वेरिएबल है, तो कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 2, यानी कि एक चार्ज होना चाहिए q बाय 2। ऑब्वियसली अगर ये q बाय 2 है तो ये भी q बाय 2 होना चाहिए, यानी वो चार्ज जो है वो दोनों पे आधा आधा डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, तब फोर्स मैक्सिमम होगी। लेकिन डेरिवेटिव को जब हम 0 रखते हैं तो हम मैक्सिमम या मिनिमम दोनों वैल्यूज के लिए रखते हैं, कि अगर हमें मैक्सिमम चाहिए तो भी, मिनिमम चाहिए तो भी। तो डेरिवेटिव को 0 रख के वेरिएबल की जो वैल्यू आती है उससे सिर्फ ये प्रूव होता है कि इस वैल्यू पे फंक्शन या तो मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो इस वैल्यू पे फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम है, उसके लिए हमें निकालना पड़ता है डबल डेरिवेटिव। और उसके बाद क्या करते हैं मैं बताता हूं, बट पहले इसका डबल डेरिवेटिव निकालें। डबल डेरिवेटिव आप जानते हो डी स्क्वायर एफ बाय डी क्यू स्क्वायर, के बाय आर स्क्वायर एज इट इज, अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे, q का डेरिवेटिव 0, -2q का हो जाएगा -2। तो अगर आपका डबल डेरिवेटिव आता है नेगेटिव, इसके पीछे भी लॉजिक है बट अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, अगर आपका डबल डेरिवेटिव आता है नेगेटिव, तो अगर डबल डेरिवेटिव आता है नेगेटिव तो इस पे जो वैल्यू होगी फंक्शन की वो मैक्सिमम होगी। डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो वैल्यू मिनिमम होगी। डबल डेरिवेटिव में से वेरिएबल खत्म ही हो गया, अगर डबल डेरिवेटिव में वेरिएबल बचता यानी स्मॉल क्यू बचता तो आप स्मॉल क्यू की वैल्यू पुट करके चेक करते कि साइन क्या आ रहा है। तो अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा की वैल्यू, और पॉजिटिव आता है तो मिनिमा की वैल्यू। तो डबल डेरिवेटिव आया नेगेटिव, यानी कि फोर्स मैक्सिमम तब होगी जब चार्ज को दोनों पे बराबर बांट दिया जाए। और वैसे भी ये मैथ्स का बहुत सिंपल सा फंडा है, फोर्स डिपेंड कर रही है चार्जेस के प्रोडक्ट पे। तो अगर मैं सम फिक्स कर दूं, सम फिक्स कर दिया ना कि दोनों चार्जेस का सम जो है क्यों होना चाहिए, मैं एक नंबर लूं 30 और मैं बोलूं कि 30 को दो पार्ट्स में डिवाइड करो जिनका सम 30 हो, जैसे 15-15, 16-14, 13-17, और ऐसा पेयर ढूंढो जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम हो, तो आपको हमेशा हाफ हाफ वाला ही मिलेगा। यानी 30 को जितने भी नंबर्स में डिवाइड कर सकते हो, 16, 14, 17, 13, 12, 18, इनमें से सबसे ज्यादा प्रोडक्ट पता है किस पेयर का होगा, 15 इंटू 15, आधे आधे वाले का, जो कि होगा 225। बाकी किसी भी पेयर का प्रोडक्ट 225 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ जाता है, तो इसको ध्यान से कर लेना। बढ़ते हैं आगे। 4 point charges 3 microcoulomb -2 +4 -5 are located corners of a square of side 0.2 meter each. Calculate the net electric force on Q1 due to other two charges, other charges. तो इसमें भी कुछ भी नहीं है, लॉजिक और वेक्टर्स। यहां पे एक स्क्वायर है, यहां पे हम एक चार्ज मान लेते हैं कि हम किस पे निकालनी है फोर्स, कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q1। तो Q1 को यहां लिख लेंगे। चलो यहां पे हम लोग यहीं से शुरू कर देते हैं। ये हमारा चार्ज है Q1, ठीक है, 3 माइक्रोकूलम का। ये चार्ज है 3 माइक्रोकूलम का, पॉजिटिव चार्ज है। फिर ये Q2 है -2 माइक्रोकूलम का चार्ज। फिर ये Q3 है +4 माइक्रोकूलम का चार्ज। और ये Q4 है -5 माइक्रोकूलम का चार्ज। हमने निकालना है Q1 पे नेट फोर्स ड्यू टू अदर टू चार्जेस, और स्क्वायर की साइड है 0.2 मीटर। इस स्क्वायर की साइड है 0.2 मीटर। सिंपल लॉजिक, लॉजिक और वेक्टर्स।
अब यहाँ पे एक फैंसी टर्म यूज करी गई विच इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का सिंपल सा फंडा है कि अगर ऐसे बहुत सारे चार्जेस हो तो किसी भी एक चार्ज पे जो नेट फोर्स होगी वो बाकी के सारे चार्जेस का वेक्टर सम होगी, जिसमें बताने की क्या बात है यार, ऑब्वियस बात। ठीक है, अब हमने निकाल लिया इस पे नेट फोर्स, इस पे नेट फोर्स, तो -2 सब पे सोचो इंडिविजुअली, एक बार में एक के लिए ही सोचो। -2 वाला इस पे निकालनी है ना, इस पे निकालनी। तो सबसे पहले सोचो एक एक करके कि बाकी के चार्जेस इसको किधर खींचेंगे और कितनी फोर्स से खींचेंगे, यहां धक्का मारेंगे। -2 वाला क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो -2 वाले की फोर्स इस पे इधर होगी। -5 वाला भी अट्रैक्ट करेगा बट उसकी फोर्स थोड़ी ज्यादा होगी, तो ये होगी। ये पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, तो इसकी फोर्स इधर होगी। ठीक है, ये 3 फोर्सेज है, आपने इनका रिजल्टेंट निकालना है, बात खत्म। यहां पे खत्म हो गई 12th और स्टार्ट हो गई 11th। ठीक है, ये वाली फोर्स कितनी होगी, ये वाली फोर्स होगी K Q1 Q2 10 की पावर -6 दोनों में आएगा, तो 10 की पावर -12 कर देता हूं मैं, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस है इनके बीच में 0.2। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 2/10 यानी 1/5, तो 1/5 का स्क्वायर 25 ऊपर लगा देते हैं, एक मीटर में ही है ना डिस्टेंस, हाँ 25 एक ऊपर लगा देते हैं, तो K की टर्म्स में ये आंसर आ जाएगा मेरा 25 इंटू 6 यानी 150 K इंटू 10 की पावर -12। ठीक है, इसी तरीके से ये वाली फोर्स कितनी होगी, K Q1 Q2 बाय वही तो ठीक है, और ये वाली फोर्स कितनी होगी, ये वाली फोर्स जो होगी 4 है ना, ये K अच्छा, अब यहां पे आंख बंद करके 1 बाय वो मत लगा देना, ये डायगोनल रहेगा। ठीक है, डायगोनल होता है √2 इंटू साइड, तो √2 इंटू 0.2, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो है √2 इंटू 0.2 यानी कि √2/5 का स्क्वायर। इनके बीच में डिस्टेंस तो ये है ना। ठीक, तो अब इनका रिजल्टेंट कैसे निकालें, अब इसके बाद तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, क्लास 11th का अगर तुमको बहुत बढ़िया तरीके से आता है तो इसके बाद मेरा बताने का कोई काम ही नहीं है। चल फिर भी मैं बता देता हूं, अगर ये स्क्वायर है जो कि ये है क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो क्या करें, जो फोर्स एक्स या वाई एक्सिस के अलोंग नहीं है, ये वाली फोर्स का नाम दे दें F1, ये वाई के अलोंग है, ये वाली फोर्स दे दें F2, ये -x के अलोंग है, और ये जो तीसरी फोर्स है मान लो इसका हम लोग नाम दे दें F3, ये किसी भी एक्सिस के अलोंग नहीं है, तो हम इसके बना लें 2 कंपोनेंट्स। ठीक है, जो एक्सिस के अलोंग नहीं है, जिन बच्चों को 11 नहीं आती उनके लिए बता रहा हूं, जो एक्सिस के अलोंग नहीं है उसके कंपोनेंट्स बना लो। ठीक है, और क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये एंगल होगा 45 डिग्री, तो ये भी एंगल होगा 45 डिग्री, और ये होगा F3 cos 45, थीटा एंगल पे जो कंपोनेंट होता है वो cos थीटा वाला होता है, और दूसरा वाला sin थीटा वाला होता है, ये होगा F3 sin 45, और F3 रहा ये cos 45 और sin 45 दोनों क्या होते हैं, cos 45 और sin 45 दोनों की वैल्यू होती है 1/√2। तो अब नेट फोर्स जो होगी सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट वेक्टर फॉर्म में निकाल लिया करो, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में रिजल्टेंट निकालने के लिए सबको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके सीधा ऐड कर दो। जैसे ये है F2 किस तरफ है, F2 किस तरफ है, F2 है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो F2 के साथ अपन लगा देंगे -i कैप, F2 की जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ हम लगा देंगे -i कैप। इसी तरीके से F3 ये पॉजिटिव एक्स की तरफ है, तो इसकी तरफ F3 cos 45 के साथ हम लगा देंगे +i कैप, प्लस F1 इसकी तरफ है तो इसके साथ हम लगा देंगे j कैप पॉजिटिव y एक्सिस में, प्लस नीचे वाले के साथ हम -j कैप लगा देंगे, प्लस F3 -j कैप sin 45। ठीक है,
और अब तो सिर्फ कैलकुलेशन बची, ये कैलकुलेट करके वैल्यूज यहां पुट कर दो, ये जो आएगा टोटल आपका एक आंसर आएगा और यही रिजल्टेंट फोर्स होगी इन केस आप रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो। ठीक है, ये तो आपका एक वेक्टर आएगा। अगर आप रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो, मान लेते हैं कि ये वेक्टर आपका सॉल्व करके आ गया, ऐसा कुछ फॉर्म में आ गया। अब के तो है नहीं इसमें, तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप ऐसा सॉल्व करके आ गया, तो एफ का जो मैग्नीट्यूड होगा वो निकाल देना अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला नहीं है कि मैग्नीट्यूड निकालना है, तो जो हमारा फाइनल आंसर इस फॉर्म में आएगा वो भी वैलिड है, वो भी चलेगा। ठीक है, तो ये समझ लो कि प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है, जिस चार्ज पे आपको नेट फोर्स निकालनी है एक एक करके बाकी के चार्जेस की वजह से उस पे क्या फोर्स है वो निकालो। जब एक के लिए निकाल रहे हो तो बाकियों को इग्नोर कर दो कि हमने जब -2 के लिए 3 पे क्या फोर्स थी, जब ये निकाला तो हमने ये नहीं सोचा कि बाकी और भी पड़े हैं, हमने सोचा सिर्फ यही है तो ये इसको इधर पुल करेगा। फिर इसके लिए निकाली, फिर इसके लिए निकाली, फिर सबका रिजल्टेंट निकालो। रिजल्टेंट निकालने का इजीएस्ट मेथड है कि जो x की तरफ है उनमें i कैप लगा दो, जो y की तरफ है उनमें j कैप लगा दो। अगर कोई बीच में है तो उसके कंपोनेंट्स x और y में लेके उनके साथ i j लगा के सबको ऐड कर दो। तो यही आपका फाइनल आंसर है। मैग्नीट्यूड चाहिए हो अंडर रूट, मैग्नीट्यूड चाहिए हो तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो, तो ये आपका न्यूटन में आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में ये आपको स्क्वायर दे दे, रेक्टेंगल दे दे, ट्राइंगल दे दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, ये अब आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझ में आ गया। और बहुत सारे एग्जांपल देखने हैं तो पिछले साल के वीडियोस हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे, 2-3 वीडियोस मिल जाएंगे बहुत डिटेल में, और डिफरेंट उसमें एग्जांपल्स अगर आपको देखने हैं, कोई कमी रह गई है तो आप सर्च करके मेरे चैनल पे देख सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना बहुत है। अगर आपको क्लास 11th का आता है, आपको सब समझ में आ गया होगा। इसको मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आपने करना है और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। मैं बताऊंगा सही है या गलत है, ताकि पता चल जाए कि आपको समझ आया है कि नहीं आया। जरूर करना इसको सॉल्व, क्योंकि सिर्फ मेरे को देख के सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, खुद भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब अपनी बुक उठाओ और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो अगर आपको बढ़िया सा मटेरियल चाहिए। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। ऑल द वेरी बेस्ट।